हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है वेडरबार्न थ्योरम, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन का। नेमिंग थ्योरम है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पेपर में नेम से आएगी तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी खुद लर्न होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। मतलब हर फाइनाइट डिवीजन रिंग क्या होती है? फील्ड होती है। अब इस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक डिवीजन रिंग ले लेंगे, क्योंकि उससे तो बोला ही है कि हर फाइनाइट डिवीजन रिंग को आपको फील्ड दिखाना है। तो हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से डी एक फाइनाइट डिवीजन रिंग ले ली। ठीक है, डी हमने एक फाइनाइट डिवीजन रिंग ले ली। अब बात यह है कि हमने इसका सेंटर भी लिया। अब हमारे माइंड में आएगा कि हमने सेंटर क्यों लिया भाई? अगर डी डिवीजन रिंग है, हमें डी को फील्ड दिखाना है, नॉर्मल सी बात है। हमारा जेड का क्या काम है ना? तो यहाँ पर हम एक थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करेंगे। वो थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि अगर डी डिवीजन रिंग हो तो जो उसका सेंटर जेड होता है डी का, ध्यान से सुनना, अगर डी डिवीजन रिंग हो तो डी का जो सेंटर है वो सब फील्ड होता है किसका? डी का। इसका मतलब अगर डी डिवीजन रिंग है तो जेड अपने आप में सब फील्ड है किसकी? डी की। अब एक बात बताओ, जो जेड है वो डी की क्या बन जाएगी? सब फील्ड बन जाएगी। अब ये एक थ्योरम का रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि एक थ्योरम ही है जो कि हमने प्रूव की होगी। अब लेकिन हम इस थ्योरम के लिए क्या करेंगे, उसको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, समझ के। तो हमारा यहाँ जेड लेने का पर्पस क्या है कि अब अगर जेड हम जानते हैं कि वो सब फील्ड है। अब सब फील्ड से तो ये सेंस आ गई ना कि सबसेट है और अपने आप में फील्ड है। अगर मैं जेड को डी के बराबर प्रूव कर दूं, मैं अगर जेड को डी के बराबर प्रूव कर दूं, क्योंकि जेड डी का सब फील्ड होगा तो डी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा, क्योंकि संख्या दोनों की बराबर कर देंगे। पहले तो वो सब फील्ड था, लेकिन अगर मैं इस थ्योरम में जेड को ही डी के बराबर प्रूव कर दूं तो फिर डी क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा, क्योंकि जेड के पास ये खासियत है कि वो डी का सब फील्ड है। और सब फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कि वो सबसेट है और अपने आप में फील्ड है, समझ के। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस थ्योरम में डी का ही सेंटर क्या ले लिया? जेड। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ भाई, जेड तो कितने एलिमेंट रखता है? क्यू। और जो डी है वो कितने एलिमेंट रखता है? क्यू की पावर एन। अब अगर हम शुरू से बराबर लेकर चलेंगे तो फिर प्रूफ क्या करेंगे? हमारा टारगेट ही यही है कि जेड और डी आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या क्लेम करना चाहते हैं कि डी जेड के क्या आ जाए? इक्वल। वो कब आएगा? देखो, ये क्यू है और ये क्यू की पावर एन है, तो अगर एन 1 हो जाएगा तो अपने आप जेड और डी बराबर हो जाएंगे। तो हमने देखो यही चीज लिखी। तो पहले स्टेटमेंट का जो रोल है कि वो फील्ड चाहता है, वो किस वजह से चाहता है और क्या प्रूव करना है, हमें उस पर फोकस करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया कि डी जो है एक फाइनाइट डिवीजन रिंग है। इसका सेंटर आपको पता चल गया। हम क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि हम इसी सेंटर की हेल्प से ही अपनी डी को फील्ड प्रूव करेंगे। क्लियर? तो जेड के अंदर हमने क्यू एलिमेंट लिए और डी के अंदर हमने क्यू की पावर एन एलिमेंट लिए, लेकिन हमारा जो टू प्रूव है वो ये है कि हम डी को जेड के इक्वल दिखाएंगे और एन क्या हो जाएगा? हमारा 1 दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब वो जो डी है वो क्या है? डिवीजन रिंग। आपको डिवीजन रिंग की डेफिनेशन मालूम है, ठीक है। डिवीजन रिंग क्या होती है? एक ऐसी रिंग जिसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखते हैं। ध्यान से, नॉन जीरो एलिमेंट क्या रखते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मतलब डी के अंदर तो जीरो एलिमेंट भी बैठा है ना? हाँ, लेकिन डिवीजन रिंग में उसको ये कहा जाता है कि आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है वो सिर्फ जीरो को छोड़कर चेक करना है। तो उसको ये परमिशन मिल जाती है, उसको ये अलाउ कर दिया जाता है कि तो जीरो को छोड़कर चेक कर। लेकिन अगर आप ग्रुप की डेफिनेशन देखो तो ग्रुप की डेफिनेशन में तो नहीं छोड़ा जाता भाई। वो तो ये कहता है अगर 50 एलिमेंट है तो 50 के 50 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करो, तब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलूंगा, अगर अदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो क्या डी अपने आप को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोल सकता है? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट के तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन जीरो का तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता।
अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए हमने क्या कहा डी को कि आप अपने अंदर से जीरो हटा दो और सेट का नाम रख दो डी स्टार। अब ये डी स्टार तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, होगी ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, अपने ये जो डी स्टार है इसको कॉन्जुगेट क्लासेस में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा वी स्प्लिट अप द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप डी स्टार इनटू इट्स कॉन्जुगेट क्लासेस। अब क्या है कि जो जेड है, जेड यानी कि सेंटर का हर एक एलिमेंट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट क्लास बाय इटसेल्फ। ये रिजल्ट होता है कि जो जेड का हर एक एलिमेंट होता है वो अपने आप में एक कॉन्जुगेट क्लास की फॉर्म बनाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया कि हम इसके एडिशन में कुछ क्लासेस ले रहे हैं। क्या क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस का नाम क्या रखा है, C1, C2, C3, C4, C5 अप टू CK। मतलब क्या है, हमने फाइनाइट कॉन्जुगेट क्लासेस ले ली एडिशन में इसके साथ। अब वो एडिशन में जब हमने ली तो स्पेशल हमने बताया कि हर किसी के अंदर एक एलिमेंट से ज़्यादा है, यानी कि हर कॉन्जुगेट क्लासेस में एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, होगी ये बात। अब एक रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट है आपका कॉन्जुगेट क्लास C कंसिस्ट ऑफ q raised to power n minus 1 divided by q raised to power r minus 1 elements where r divides n। यानी कि r is a factor of n। यहाँ r और n कौन है, यहाँ जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो पावर है वो n है और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो r है। और ये डिनोमिनेटर वाली जो पावर है, ये न्यूमरेटर वाली जो पावर है, इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी कि r जो है वो n का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉन्जुगेट क्लास जो है इस तरह की एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जेड के पास क्या है, क्यू एलिमेंट है, तो हम क्यू से रिलेटेड ही बना रहे हैं। ओके, तो अब ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ हर कॉन्जुगेट क्लास पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि C1 पर भी अप्लाई होगी, C2 पर भी अप्लाई होगी, C3 पर भी अप्लाई होगी, CK पर भी अप्लाई होगी। तो हम हर क्लास को ये एलिमेंट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें खास बात क्या होगी, जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो न्यूमरेटर वाली पावर यानी कि n को क्या करती होगी, डिवाइड करती होगी। तो हमने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास CI आपको मालूम है ना, C1, C2, C3, C4, C5 अप टू CK। देयर इज अ फैक्टर RI, मतलब C1 है तो हमने R1 फैक्टर ले लिया, C2 है तो R2 फैक्टर ले लिया, C3 है तो R3 फैक्टर ले लिया, CK है तो RK फैक्टर ले लिया n का। और n आपको पता है ना, वो जो D के अंदर क्या होगी, पावर जो n एलिमेंट्स थे, यानी कि वो जो नंबर थे, सच दैट CI कंसिस्ट ऑफ q raised to power n minus 1 divided by q raised to power ri minus 1 elements, and ये जो ri है वो n से छोटा है। ठीक है, ri n को डिवाइड करता है और ri n से क्या है, छोटा। अब आपने देखा कि वो जो z था, जेड ने एक बार तो ये कहा था कि मेरे जो हर एक एलिमेंट है कॉन्जुगेट क्लास की फॉर्म के रूप में है, और हमने उनकी एडिशन में भी क्या ले ली थी, C1, C2, C3 अप टू CK कुछ क्लासेस ले ली थी ना। अब यहाँ पर हमारा वो जो डी स्टार था, हमारा डी स्टार कौन था, हमारी जो डिवीज़न रिंग थी, हम यहाँ पर ये रिजल्ट लगा रहे हैं क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम स्प्लिट कर रहे हैं। किसको स्प्लिट कर रहे हैं, डी स्टार को, बोला था ना। ये देखिए, डी स्टार एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। वी स्प्लिट अप द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप डी स्टार इनटू इट्स कॉन्जुगेट क्लासेस। तो हम डी स्टार को कॉन्जुगेट क्लासेस की फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि उनकी यूनियन के अंदर एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो हमें ये जो डी स्टार था, अब आप कहोगे दो यूनियन क्या है। अब वो जो डी स्टार है, ऑफ कोर्स उससे अपने अंदर से जीरो एलिमेंट हटा रखा है, तो वो जो जेड होगा, जेड भी अपने अंदर से जब जीरो एलिमेंट हटाएगा तो वो क्या बन जाएगा, जेड स्टार। अब जेड स्टार ने क्या कहा था कि मैं अपने जो एलिमेंट हैं खुद भी कॉन्जुगेट की फॉर्म बनाता हूँ, लेकिन हमने एडिशन में भी क्या ली थी, कॉन्जुगेट क्लासेस ली थी, है ना। अब हमने ये तो वो एलिमेंट ले लिए जब वो जेड स्टार को बिलोंग कर रहे हैं, उसकी कॉन्जुगेट क्लास, और ये वो ले लिए जब वो कॉन्जुगेट यानी कि जो एलिमेंट हमारे जेड स्टार के पास नहीं है। ठीक है, अब आप क्या देखो
तो ये तो वो हो गए जो जेड स्टार के एलिमेंट हैं, और ये वो हो गए जो जेड स्टार के नहीं हैं। अब आप कहोगे जेड स्टार के हैं और जेड स्टार के नहीं है, मतलब आप खुद सोचो, आपने डी स्टार के अंदर कितने एलिमेंट लिए थे, क्यू की पावर n है ना, सॉरी क्यू की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक जीरो एलिमेंट तो हटा रखा है। तो जो जेड है, जेड में तो सिर्फ क्यू एलिमेंट थे, तो जेड स्टार में कितने हुए, क्यू माइनस 1। तो ये पार्ट तो किसका हो गया, जेड स्टार का। तो अब जो क्यू की पावर n एलिमेंट माइनस 1 जो इसके थे, तो इसके बाकी एलिमेंट कहाँ हैं, ये तो हो गए, ये वाला पोर्शन तो जेड ने ले लिया, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम डी स्टार को हम क्या स्प्लिट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब बांट रहे हैं तो ये तो हो गया जेड वाला पोर्शन, डी स्टार के अंदर जो जेड के एलिमेंट थे ये तो हो गए वो, और ये वो एलिमेंट हो गए जो बिना जेड वाले हैं। तो जेड ने तो पहले ही कहा था मैं अपने आप के जो एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट क्लास की फॉर्म में लिख दूंगा, इसने तो ये कह दिया, लिख दिया कॉन्जुगेट। और ये वो एलिमेंट है जो जेड स्टार के है ही नहीं, क्योंकि डी स्टार के अंदर जेड के अलावा भी तो एलिमेंट है कि वो एलिमेंट। और इनकी हमने क्या बनाई थी, इनकी हमने बनाई थी कॉन्जुगेट क्लासेस। कितनी बनाई थी, C1 C2 अप टू C के। तो एक बात बताओ, अब डी स्टार पूरा बट गया, ये वो जेड वाला पोर्शन और ये वो जो बिना जेड वाला पोर्शन। आपको मालूम है जेड स्टार क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमने जीरो एलिमेंट को रिमूव किया हुआ है। तो एक बात बताओ, अब जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यूनियन किस में बदल जाता है, यूनियन हमारा सम में बदल जाता है ना। तो जो डी स्टार की संख्या गिनेंगे तो ऑर्डर ऑफ डी स्टार, यहाँ पर आपको पता है जो जेड स्टार है उसने तो खुद ही कहा था मेरे सारे एलिमेंट कॉन्जुगेट की फॉर्म बनाते हैं। तो हाँ जी, जेड में कितने एलिमेंट थे, क्यू, तो जेड स्टार में कितने एलिमेंट होंगे, क्यू माइनस 1। तो ये तो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार हो गया। देख रहे हो आप, डी स्टार के एलिमेंट क्यू की पावर n माइनस 1, जेड स्टार के एलिमेंट क्यू माइनस 1। और इधर देखो, अब बात आती है इधर की, ये वो पोर्शन है जब एलिमेंट जेड स्टार के नहीं है, तो नहीं है तो हमने उनको क्या दी थी, कॉन्जुगेट क्लास दी थी। तो ये वाली यूनियन क्या होगी, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन अप टू यूनियन C के। अब वो C1 C2 C3 यहाँ आ गया, समेशन आ गया, तो इसका मतलब इनके एलिमेंट्स की संख्या है ना। जब यूनियन से ऑर्डर की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की संख्या, ओ मतलब ऑर्डर, तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स की संख्या। तो आपको पता है ईच CI क्या एलिमेंट रख रहा था, क्यू की पावर n माइनस 1 बाय में क्यू की पावर RI माइनस 1। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्यू की पावर n माइनस 1 बाय में क्यू की पावर RI माइनस 1, और यहाँ पर अप्लाई कर दी समीशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, I से लेकर K तक। तो ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने डी स्टार को डिवाइड कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था, और डी स्टार के अंदर जेड के भी एलिमेंट थे और बिना जेड वाले भी थे, यानी कि जेड स्टार के भी थे, बिना जेड स्टार के भी थे, जीरो को छोड़कर। यहाँ जीरो को तो हमने पहले से अवॉइड कर रखा था। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, एक रिजल्ट होता है, एक और रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना होगा कि nth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल को हम फाई n से रिप्रेजेंट करते हैं। पी क्यू के अंदर, पी क्यू यानी कि जब उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रैशनल, तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जब फाई एन एक हमारी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल होती है, तो वो ये खुद एक रिजल्ट बता रहा है कि वो इस तरह की फॉर्म और इस तरह की फॉर्म का फैक्टर होता है। कौन फैक्टर होता है, फाई एन। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल और ऐसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होती है। ध्यान से सुनना, तो हमारी ये जगह कैसे मैच हो रही है, x कौन है, क्यू, इसका मतलब हमारी फाई एन पॉलिनोमियल इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। जब इसका भी फैक्टर है, जब इसका भी फैक्टर है, अगर मैं इसको इधर बुला लूँ, एक इसका भी फैक्टर और इसका भी फैक्टर है, तो इन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा, तो फिर उस हिसाब से इसका भी फैक्टर बन जाएगा। चलो देखो, अब यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। हमने सबसे पहले अपनी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल को क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इसका नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। भाई हमें इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, हमने इसका नाम क्या रख दिया, ए। अब उस हिसाब से तो हम जानते हैं ना कि जो ए है वो क्यू की पावर n माइनस 1 और क्यू की पावर n माइनस 1 बाय में क्यू की पावर RI माइनस 1 को डिवाइड करेगा। अभी मैंने आपको दिखाया भी है ना, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। और जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसको अगर मैं इधर बुला लूँ तो इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब ए इसको भी डिवाइड करता है, ए क्यू माइनस 1 को भी डिवाइड करता है। सॉरी, गलती से मैं ये बोल बैठी थी, क्योंकि उसने ये बोला था इसको डिवाइड करता है और इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं बोला था, तो मैं गलती से ये बोल बैठी, सॉरी। तो हम क्या कहेंगे, हमने फाई एन क्यू का नाम क्या रखा, ये
अब जो ए है वो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, क्योंकि हर इसको डिवाइड कर रहा है ना, है ना। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो हर सम को डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी अगर डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके और इसके डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि उसने बोला था वो साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म को और इस फॉर्म को डिवाइड कर रहा है, और हमारी ये फॉर्म यहाँ पर है और हमारी ये फॉर्म यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर हमारी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का नाम हमने ये ए रखा हुआ है, तो ए इसको भी डिवाइड कर रहा है, ए इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे सम को भी कर रहा है, तो इतने पोर्शन को भी कर रहा है, इतने पोर्शन को भी कर रहा है, तो दिस माइनस दिस, इन दोनों को डिवाइड करें, तो इसका मतलब ए हमारे इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहले मैं गलती से ये दो बोल बैठी थी, जबकि इसको और इसको डिवाइड करता है। क्लियर। चलो अब ए हमारा फाइनली किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू माइनस वन को, क्योंकि इन दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी कर रहा है। तो अब फाइनली हमने बता दिया कि ए हमारा क्यू माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा n तो हमने शुरू में ही बोल दिया 1 से बड़ा है। अब n जब 1 से बड़ा है तो देन फॉर एवरी प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी एक्साई इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रिजल्ट भी ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। अगर कभी भी आपका नंबर 1 से बड़ा हो तो जो आपकी nth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी होती है उसका नाम हमने क्या रखा है, एक्साई। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसकी फील्ड की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो जो क्यू माइनस एक्साई का जो मॉड है वो क्यू माइनस वन से क्या होता है, बड़ा। ध्यान से यहाँ पर यूनिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी कौन है, एक्साई, और वैसे हमारी यूनिटी हमने क्या, 1। ठीक है, तो हमने मतलब क्या कहा कि क्यू में से अगर nth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी हटा दें और इसका मोड करें तो, और क्यू में से 1 हटा दें तो ये वाली चीज की जो लेंथ है वो क्या होगी, ग्रेटर। ठीक है, अब इस हिसाब से जो ए का मोड है वो क्यू माइनस एक्साई के मोड की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। ये आपको थोड़ा सा रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमने प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। ध्यान से क्या करिए, अब प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी का लिंक किससे है, प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी का लिंक जो है हमारी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल से है। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल किसका नाम रखा था आपने, फाई एन क्यू का, फाई एन क्यू, जहां एन क्या हो गया, प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी क्या लेगा, एक्साई। ठीक है, और एक क्या थी हमारी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, तो जो ए की लेंथ है वो क्या हो जाएंगी, इन सभी फैक्टर्स की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल होती है यहाँ पर ये उनकी बात कर रहा है, उनके जो फैक्टर्स हैं उनकी क्या ले रहा है, प्रोडक्ट, और जो फैक्टर्स हैं वो किस पर ओपन हो रहे हैं, प्रिमिटिव रूट ऑफ nth यूनिटी एक्साई को लेकर, यानी कि क्यू माइनस एक्साई का मोड इसकी क्या आगे, प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेयर द प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इस हिसाब से ये ए का मोड तो क्यू माइनस वन से बड़ा हो गया। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि आपने बोला ना जो प्रोडक्ट है वो क्यू माइनस एक्साई की जो है प्रोडक्ट है, तो ये हर फैक्टर क्यू माइनस वन से बड़ा है, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो क्यू माइनस वन से बड़ा है, तो इस हिसाब से तो ए क्यू माइनस वन से बड़ा आ गया। तो ए कैसे क्यू माइनस वन का फैक्टर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, जबकि अभी अभी तो आपने ऊपर प्रूफ किया है कि ए क्या है, क्यू माइनस वन को डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से तो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। आपकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई, आपने एडिशन में क्या ले ली थी, क्लासेस ले ली थी जिसमें एक एलिमेंट से ज़्यादा था। इसका मतलब एक एलिमेंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा कब हुआ, जब n 1 से बड़ा हुआ। n 1 से बड़ा था तभी तो आपकी nth रूट ऑफ यूनिटी एक्साई लेनी पड़ी, नहीं तो लेनी ना पड़ती। n 1 से बड़ा था तभी तो ली थी। इसका मतलब क्या हो गया कि n तो 1 है, और अगर n 1 है तो फिर d कौन था, q की पावर n, यानी कि q की पावर 1, और z में भी क्या था, q, तो z और d आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि जो d है और जो z है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और क्योंकि हम जानते हैं जो z यानी कि सेंटर एक सब फील्ड होता है, सब फील्ड होता है यानी कि अपने अपने फील्ड होता है, इसका मतलब d भी क्या बन गया, फील्ड बन गया। तो ये थ्योरम यहीं पर फिनिश। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।